रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा क्योंकि हौसले भी जिद्दी हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलश कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, रेशो एंड प्रोपोर्शन। और यह हमारा समानुपात एवं अनुपात, यह हमारा अर्थमेटिक या अंक गणित का सेकेंड लास्ट चैप्टर है। और उसके बाद में हमारा मात्र एक चैप्टर बचता है जो कि होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण का, उसे भी करेंगे। इसकी 2 से 3 क्लासेस और आएंगी। 3 क्लासेस तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आ चुकी हैं कलश कोचिंग क्लासेस पर। 2 से 3 क्लासेस में यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं आज की तरफ। एक ही कंसेप्ट पर सारे के सारे सवाल आधारित होने वाले हैं और आप सारे के सारे सवालों को एक तरफ से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि 2 किलोग्राम धातु में 1/3 जिंक व बाकी तांबा है को 3 किलोग्राम धातु में मिलाया गया, जिसमें 1/4 जिंक व बाकी तांबा है। नए मिश्रण में जिंक व तांबे का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन हो जाएंगे 17:43, 19:25, 21:23 और 18:24। देखिए सर, 2 किलोग्राम धातु में 1/3 जिंक। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास में 2 वेसल हैं, 2 बर्तन हैं और 2 बर्तनों में से जिसमें क्या क्या है, तो जिंक है एंड कॉपर है। पहले बर्तन की बात करें तो पहला बर्तन ये है एंड दूसरा बर्तन ये है, ठीक है। पहले बर्तन की वह बात करता है कि 1/3 जिंक है। जैसे ही हम बात करते हैं भाई 1/3 जिंक है, तो मैं क्या यह कह सकता हूँ कि सर 3 में से 1 जो है वह जिंक है। भाई आप आराम से बताएंगे कि 1/3 जिंक का मतलब होता है कि पहले बर्तन में 1/3 जिंक है, तो 3 का 1 भाग जिंक है। और 3 में से जैसे ही 1 भाग जिंक चला जाता है तो बचते हैं कितने, तो आप कहेंगे सर 2 पार्ट, और 2 पार्ट हमारा है कॉपर। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आती हैं नहीं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे वेसल की या दूसरे बर्तन की। दूसरे बर्तन में कहा है कि 1/4 जिंक व बाकी तांबा है। 1/4 जिंक व बाकी तांबा है। भाई 1/4 जिंक की बात करें तो 1 जिंक है और बाकी तांबा 4 में से 1 खत्म हो गया। जैसे यहाँ पे 3 में से 1 खत्म हुआ तो बराबर के 2 बचा था ना, और यहाँ पर 4 में से 1 खत्म हो गया तो बराबर के कितने बचा था, 3 बचा था। तो जो बचा हुआ पार्ट है वह 3 है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं, प्रॉपर तरीके से समझ में आती है ना, झूठ तो नहीं बोल रहे आप, पक्की बात, ओके। देखिए अब वह बात कर रहा है कि पहले जो बर्तन में यह अनुपात है जिंक और कॉपर का जो पहले बर्तन में अनुपात है, जिंक और तांबा या जिंक और कॉपर का पहले बर्तन में जो अनुपात है वह 1/2 है। लेकिन पूरे बर्तन की यदि हम क्वांटिटी की बात करें तो वह है हमारे पास में 2 किलोग्राम। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं, आपको इस टाइप क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। तो बात करेंगे और दूसरे बर्तन में वही हमें कितना दे रखा है, तो पहला बर्तन 2 किलोग्राम है और दूसरा बर्तन जो वो है वो 3 किलोग्राम है। दूसरा बर्तन कितना है, 3 किलोग्राम है। तो भाई पहले हमें 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम को भूल जाते हैं। सबसे पहले आप मुझे यह बताएंगे कि सर किसी भी दोनों बर्तनों को एक अनुपात में मिलाने के लिए उन दोनों बर्तनों का अनुपात सेम होना जरूरी होता है या उन दोनों की क्वांटिटी सेम होनी जरूरी होती है। मैं पिछली क्लास में बताकर आया हूं आपको, ठीक है। तो बात करेंगे भाई, अगर इस पहले बर्तन की टोटल जिंक और कॉपर की क्वांटिटी की बात करें तो 1 जिंक 2 कॉपर मीन्स डेट 3 हो जाएगा। अगर दूसरे वेसल की बात करें या दूसरे बर्तन की बात करें तो 1 पार्ट जिंक है, 3 पार्ट कॉपर है, तो मीन्स डेट 3 और 1 4 हो जाएगा,
ठीक है। अब हम बात करेंगे सर, किसी भी बर्तन को एक जगह मिलाने के लिए उन दोनों बर्तनों की क्वांटिटी का सेम होना जरूरी होता है सर। तो आप एक बात बताएंगे सर, हम 3 और 4 से कोई एक ऐसी वैल्यू बना सकते हैं जो कि दोनों में सेम हो, तो आप कहेंगे सर वो होती है 12। मीन्स डेट अगर मैं पहले बर्तन में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और दूसरे बर्तन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप कहेंगे सर 4 तिये 12 और 4 तिये 12 प्रॉपर तरीके से चीजें इक्वल हो जाती हैं सर। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आती है। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि कलश कोचिंग क्लासेस का एक ही पहले से मित्र रहा है कि क्वेश्चन समझ में नहीं पूरा दिल में उतर जाता है सर, है ना। तो बात करते हैं, 3 में 4 की गुणा करी, 4 में 3 की गुणा करी, जिससे हमारी दोनों क्वांटिटी 12-12 हो गई। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पहले बर्तन को टोटल क्वांटिटी कितनी थी, तो आप कहेंगे सर पहले बर्तन की टोटल क्वांटिटी थी 2 और दूसरे बर्तन की टोटल क्वांटिटी कितनी थी, तो आप कहेंगे सर वह थी 3। पक्की बात, पहले बर्तन को 2 किलोग्राम था और दूसरे बर्तन को 3 किलोग्राम था। दोनों को 2 और 3 में मिलाने के लिए पहले उन दोनों को बराबर करना पड़ा। तो आप कहेंगे सर जी हमें पहले बर्तन में कितना फालतू गुणा करना पड़ा, 4 दूनी 8 और दूसरे बर्तन में 3 तिये 9। तो आप ये कहेंगे सर फाइनल में हम गुणा कर रहे हैं, लेकिन क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में हम गुणा नहीं कर रहे, ऐसे कैसे हो सकता है। क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल का मतलब है जिंक और कॉपर में हम गुणा नहीं कर रहे। तो भाई 4 दूनी 8, तो इसका मतलब 8 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगी और 8 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगी। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यह हो गया 8:16। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। इसी प्रकार 3 तिये 9 की गुणा इसमें हुई है, तो इसका मतलब 9 की गुणा यहाँ पर भी होगी और 9 की गुणा यहाँ पर भी होगी। तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 9:27। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अब जो हमसे दोनों चीज़ों को मिलाकर एक नया बर्तन बनता है वो कितने का बनता है, तो आप कहेंगे सर 9 और 8 17, जिसमें 17 जिंक है और 27 और 16 कितने हो जाएंगे 43, जिसमें 43 क्या है, कॉपर है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आती हैं या नहीं, आप मुझे बस इतना बता दीजिए आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। अगर आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो दिक्कत लेने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि अगला क्वेश्चन सेम एज क्वेश्चन आगे आने वाला है सर। ठीक है, तो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। उम्मीद करता हूँ यह चीज़ें आपको समझ में आती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी पहले एक हफ्ते में 3 क्लासेस आती थी, ठीक है, लेकिन अब एक हफ्ते में हमारी 6 की 6 कंप्लीट क्लासेस आती हैं। पर डे शाम को 6 बजे हमारी क्लास पहुंच जाती है कलश कोचिंग क्लासेस पर। ठीक है, तो आप जुड़ना नहीं भूलिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट सेम होगा। रुपये 5600 को ए, बी, सी और डी में इस तरह विभाजित करते हैं कि A/B 1:2, B/C 3:1, C/D 2:3, तो A+B का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आप पहले टोटल क्वांटिटी को एक तरफ रखिए, 5600 को एक तरफ रखते हैं, उसका काम बाद में है। आप मुझे इतना बताइए कि मेरे पास में 4 A/B/C/D हैं। सर आपने एक जगह क्यों लिख दिए? भाई हमारे पास में वैल्यू अलग अलग है, हम वैल्यू अलग अलग रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप कहें A/B 1:2 है, A/B 1:2 है। आगे बात कर रहा है B/C 3:1 है, B/C 3:1 है। अगर C/D की बात करें तो 2:3 है। कितना है? 2:3 है। क्वेश्चन यह है, अगर फाइनल, बस इसका मोटिव ये है कि अगर मुझे फाइनल इन चारों का अनुपात मिल जाए तो मैं
उस 5600 को इनके योग के बराबर रख सकता हूं, क्योंकि 5600 कह रहा है रुपये 5600 को ए बी सी डी में इस तरह विभाजित किया जाता है और ए प्लस बी का हमें टोटल एक जगह मिलाना है। ठीक है, तो आप टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। उसने कहा ए अनुपात बी का 1:2 है, बी अनुपात सी का 3:1 है, सी अनुपात डी का 2:3 है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर इसमें बी है तो बी की एक जगह वैल्यू अलग अलग जगह वैल्यू क्या सेम होंगी या अलग होंगी एक ही क्वेश्चन में? तो आप कहेंगे सर बी का अनुपात अलग अलग बेशक हो, लेकिन उसकी जो रियल वैल्यू है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि भाई बी की वैल्यू यहां पर 2 है, यहां पर 3 है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ऐसे कैसे हो सकता है सर? तो आप कहेंगे सर अगर मैं इसमें अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप कहेंगे सर 3 दूनी 6 हो जाता है, 3 दूनी 6 हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप इस चीज़ को बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि भाई बी में यहाँ पर 2 है और 2 के अनुपात में 1 है, लेकिन 2 में आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो आप ए को कैसे छोड़ सकते हैं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, हमें ए में भी मल्टीप्लाई 3 का करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि b की यहाँ पर 2 वैल्यू थी, उसमें हमने 3 की मल्टीप्लाई करी, क्योंकि भैया अनुपात तो सेम ही आ रहा है। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल। अगर मैं b की बात करूँ, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पर b अनुपात c 3:1 दिया हुआ था, लेकिन हमने b में 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो आपको यहाँ पर भी 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आप मुझे बस इतना बता दीजिए हाँ या ना। हाँ पक्का? ठीक है, लेकिन अब आप एक बात बताइए सर, जैसे ही यहाँ पर हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 एकम 2 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। लेकिन क्या सर सी का अनुपात दोनों जगह बराबर है? आप कहेंगे सर यहाँ पर भी सी का अनुपात बराबर है और यहाँ पर भी सी का अनुपात बराबर है, आगे हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ए बी सी डी का यहाँ पर अनुपात निकाल के लेकर आऊँ तो ए का अनुपात 3 हो जाता है, बी का अनुपात 6 हो जाता है, सी का अनुपात 2 हो जाता है और डी का अनुपात 3 हो जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आती हैं। अब बस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है दोस्तों। कैसे? हमें टोटल की वैल्यू कितनी दे रखी थी? तो आप कहेंगे 5600, लेकिन हमें टोटल यूनिट कितनी दी हुई है? 6 और 3 9 और 2 11 और 3 14। अगर मैं यहाँ से बात करूँ 14 चौके 56 बिल्कुल काट सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती है? तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 400 आ जाती है, लेकिन हमें चाहिएगा, उसने कहा a प्लस बी की वैल्यू हमें चाहिए, a प्लस बी की वैल्यू हमें चाहिए। तो आप कहेंगे a प्लस बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें 3 और 6 को एक जगह योग करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर 6 और 3 9 हो जाता है, तो हमें 9 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए। तो इधर से भी हम, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 400 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुणे 1 400 गुणे 9, इसका मतलब 3600 आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान और बहुत ही आसान भाषा में आपके सामने क्वेश्चन को रखा गया है। मेरे को नहीं लगता कि ये ज़रूरत पड़ेगी कि इसी क्वेश्चन को दोबारा से दोहरान किया जाए, मेरे को नहीं लगता। ठीक है चिंटू, तुम्हें भी लगता है क्या? नहीं लगता ना? ओके, हम बिल्कुल दोहरान नहीं करेंगे भाई, चिंटू से अलग नहीं चलेंगे क्योंकि मुझे इतना पता है कि क्वेश्चन चिंटू जो है हमारी क्लास में बहुत ही मैं मान सकता हूँ इंटेलिजेंट बच्चा है। अगर उसे समझ में आ गया तो सबको समझ में आ गया। समझ रहे हैं? चिंटू भी समझ रहा है ओके, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पर आधारित होगा। क्वेश्चन कहता है कि ए बी और सी के खर्च का अनुपात क्रमशः 16, 12 और 9 है और उनकी कुल आय 1530 रुपये है। 1530 रुपये है। बी की आय ज्ञात करें और अगर वे 20%, 25% और 40% की बचत करते। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, ये समझ लीजिए। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना
तो मैं अपनी सहानुभूति समझूंगा कि हाँ भी क्वेश्चन वाकई में मैंने समझा दिया, ये मेरा गर्व होगा। ठीक है, देखते हैं, बात करते हैं। ए बी सी के खर्च का अनुपात हमें दिया हुआ है। हम पहले बात करेंगे सर, हमारे पास में 3 बंदे हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। अगर मैं बात करूं पहले इनकी इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स की, और सेविंग्स, ठीक है। बात करते हैं ए का इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर मतलब कि उसने खर्च कितना किया है, और उसके बाद में सेविंग्स उसके बचाया कितना है। इनकम में से जितना खर्च करेंगे, जितना बचा हुआ पार्ट है वो सेविंग हो जाएगा। सबसे पहले उसने क्वेश्चन में दिया है कि खर्च का अनुपात 16, 12 और 9 है। अगर तीनों के खर्च की बात करें तो वह 16 अनुपात 12 अनुपात 9 है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ तक। लेकिन उसमें बाद में कहा है कि बी की आय हमें ज्ञात करनी है अगर वे 20%, 25% और 40% की बचत करते हैं। 20%, 40% और ए, बी और सी कितना कितना परसेंट है, 20%, 40% और सी का कितना दिया हुआ है, सी का 40%, 25%, 25% और 40% की सेविंग्स करते हैं। बचत ही तो लिखा हुआ है, बचत करते हैं। ओके, अब बात करते हैं सर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करना है। सबसे पहले आप मुझे इतना बता दीजिए कि अगर मैं 20% को क्या लिख सकता हूँ फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप कहेंगे सर 1/5। 5 क्या है, उसकी इनकम हो जाएगी। क्यों, 5 में से 1 को खर्च किया है उसने। 5 में से उसने कितने को खर्च किया है, तो आप कहेंगे सर 5 में से उसकी जो बचत है वो 1 है। इसमें सेविंग्स दी हुई है ना, बचत करते हैं, बिल्कुल 5 में से 1 की बचत करते हैं। भाई ऊपर वाली जो वैल्यू है वह 20%, 5 का 20% 1 होता है, वह क्या है, वह हमारी सेविंग्स है, सेविंग्स हैं। 5 क्या है, हमारी इनकम है। अगर मैं 5 में से 1 को घटा दूं तो 4 क्या है, आप कहेंगे सर 5 इनकम है, 1 बचत है। इसका मतलब 4 हमारी क्या है, वो है हमारा खर्च। पक्की बात, 4 हमारा क्या है, खर्च। मैं लिख देता हूँ आपकी स्वेच्छा अनुसार, ये क्या है सेविंग एस, ये क्या है इनकम, और ये क्या है, ये है एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर। और यहाँ पर यदि मैं ए के एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो वो कितना दिया हुआ है, 16। इसका मतलब 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो आप कहेंगे सर 4 यूनिट की वैल्यू दी हुई है हमारे पास में 16। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। तो 4 यूनिट की जैसे ही हमें वैल्यू 16 दी हुई है, तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर जी 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 4। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई ए की इनकम बताइए, तो आप कहेंगे सर 5 यूनिट ए की इनकम है और 1 यूनिट की वैल्यू 4 है। इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20। इसका मतलब उसकी 20 इनकम थी, 16 उसने खर्च किए, तो बचाए कितने, 4 बचाए उसने। पक्की बात, 20 इनकम थी, 16 खर्च किया, 4 बचाया। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। बात करते हैं अगली वैल्यू की। बी का 25% है, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, इसे मिटा देते हैं, हमें एक की ज़रूरत नहीं है। ओके, यही तो चीज़ निकालनी थी, जौन सी हमने लिख दी ये वाली, तो हमें ये मिल गई। 25% की बात करते हैं। 25% सेविंग करता है, मतलब कि 1/4 उसने सेविंग किया। 1/4 उसने सेविंग किया, 4 में से 1 को उसने सेव किया। मैं दोबारा से लिख देता हूँ, 1 को उसने सेव किया, 4 उसकी इनकम है, तो इनकम 4 में से 1 को सेव किया है, तो भैया खर्च कितना किया होगा, 3। और 3 खर्च किया होगा, वह कितना दिया हुआ है हमें, बी की खर्च कितनी दी हुई है, 12, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि बी की इनकम बताइए, इनकम है बी की 4 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू है 4, इसका मतलब बी का जो इनकम है वो 4 चौके 16 हो जाएगा। 16 उसकी इनकम है, 12 वह खर्च करता है, इसका मतलब वह 4 बचाता है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं, सारी चीज़ें अनुपात में चल रही हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। उसने सी, बी को भी मिटा देते हैं क्योंकि बी का भी हमारा यहाँ पर काम खत्म हो गया है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है। सी 40%,
क्या करता है, बचाता है। 40% का मतलब है 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। 5 का 40% कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। अगर 2 की बात करें तो यह सेविंग है, यह इनकम है। 5 में से 2, 5 इनकम में से 2 सेविंग करता है तो वह खर्च कितना कर रहा होगा, 3 खर्च कर रहा होगा। और खर्च कितना दिया हुआ है हमें, 9। इसका मतलब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3। पक्की बात। अगर मैं आपसे यहाँ से इनकम पूछूं तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, इनकम 5 यूनिट है, तो 5 दिए 15 यूनिट क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी इनकम। 15 में से 9 वह खर्च कर देता है, खा जाता है, तो बचाता कितना है, 15 में से 9 गए तो 6। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आती हैं या नहीं, पक्की बात। अगर यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं तो आप ये समझ लीजिए क्वेश्चन बिल्कुल स्वेच्छा अनुसार हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसमें क्वेश्चन में कहा है कि उन तीनों की कुल आय 1530 रुपया है। अगर टोटल इनकम की बात करें तो वह है 1530, और यहाँ से आप मुझे देखकर बताएंगे कि कितनी यूनिट इनकम है 1530। तो आप कहेंगे सर 15 दूनी 30 और 1 31, 41, 51 यूनिट है ये। ठीक है, 1 यूनिट की बात करते हैं तो 51 तीये, यह कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 51 तीये कितना हो जाएगा, 30। 1 यूनिट की वैल्यू 30 है। अब आगे क्वेश्चन में पूछा है बी की आय ज्ञात कीजिए। भैया बी की आय हमें ज्ञात करनी है जो कि है 16 यूनिट, तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 गुणे 16 मीन्स डैट 30 गुणे के 16, 16 0 0 16 3 48, 480 रुपये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 480 रुपये, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझा पाया और क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में भी आया होगा। मैं आज थोड़ा सा स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको, और एक एक वर्ड को बहुत ही मतलब तोल के बोल रहा हूं, क्योंकि एक ही बार में आपको सारी की सारी बातें दिमाग में उतर जानी चाहिए। मुझे नहीं लगता दोबारा क्वेश्चन को पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। बातें करते हैं आगे क्वेश्चन की। आगे भी सेम कंसेप्ट पर आधारित आपका क्वेश्चन होगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर कोई भी पॉइंट इस क्वेश्चन में छोड़ा है आपने तो आप अगले क्वेश्चन में उसे कंप्लीट देख लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम कंसेप्ट पर आधारित है, बिल्कुल डरिएगा नहीं। ए, बी और सी की कुल आय 6060 रुपये है। उनका खर्च क्रमशः 80%, 85% व 75% है, और उनकी बचत का अनुपात 5:6:9 है। तो ए की आय ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, हल्का सा चेंज किया है, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। ए, बी और सी दिया हुआ है। अगर बात करें यहाँ पर इनकम आई लिख देते हैं, यहाँ पर एक्सपेंडिचर ई लिख देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं सेविंग एस। ठीक है, पक्की बात, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है कि उनकी बचत का अनुपात 5, 6 और 9 है। सेविंग का अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे 5:6:9, 5, 6 और 9, 5, 6 और 9। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन में आगे बड़े प्यारा सा कहा है कि उनका खर्च 80% है। अगर ए की बात करूँ तो ए का खर्च 80% है। पहले ए पर डील करते हैं। यह अब की बार में हमें क्या दिया हुआ है, खर्च दिया हुआ है। ठीक है, बात करते हैं 80%। जैसे ही खर्च है तो आप कहेंगे सर 80/100 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल सही। 4 दूनी 2 चौक 8 लिख सकते हैं, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। 5 और 4 क्या है, यह खर्च था। 5 में से 4 खर्च, 5 इनकम है, 4 खर्च हुआ, तो सेविंग कितनी हुई, तो आप कहेंगे सर 5 इनकम है, 5 इनकम है, 4 क्या है, 4 एक्सपेंडिचर है। तो आप कहेंगे इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाया, हमारे पास में सेविंग निकल कर आई। सेविंग कितनी है, तो सेविंग है क्या, सेविंग कितनी है 1, और सेविंग कितनी है 1, और 1 का ही हमें अनुपात दिया हुआ है सेविंग का 5। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। 5 दोबारा से देखते हैं। ए का खर्च 80% है, 80% को हमने यूनिट में बदला, 4/5 हो गया, जिसमें 5 इनकम है, 4 एक्सपेंडिचर खर्च है। जैसे ही
5 इनकम में से 4 एक्सपेंडिचर को निकाला तो हमारे पास में 1 बचा, और 1 क्या बचा, वो बची सेविंग। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है सवाल में, 5। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं, 5 दी हुई है। ओके, आगे बात करते हैं। जैसे ही 1 यूनिट की वैल्यू हमें 5 दी हुई है, तो मैं आपसे पूछूँ इनकम कितनी है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 25 हो जाएगी सर, 25 हो जाएगी ना, 25 हो जाएगी, पक्की बात। अब आप कहेंगे सर 25 इनकम में से वह केवल 5 बचा रहा है, इसका मतलब 20 खर्च कर रहा होगा, 20 खर्च कर रहा होगा या नहीं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया। बी की तरफ बात करते हैं, बी की तरफ बात करते हैं। बी में दिया हुआ 85% खर्च करता है। बी कितना है, बी 85% खर्च करता है। अब की बार में तो ज़्यादा ही खर्चीले इंसान मिल गए, प्रोडिगल इंसान मिल गए हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। 85% को 85/100 लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 17, 17 पंजे 85, ठीक है, 17 हो जाएगा। ओके, और ये कितना हो जाएगा, 20। 20 इनकम है, 20 में से 17 खर्च करता है, तो सेविंग कितना करता है, तो आप कहेंगे सर 3, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6। 3 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अगर मैं आपसे बात करूँ इनकम की, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। 40 उसकी इनकम हो जाएगी। 40 में से 6 वह केवल बचा रहा है, इसका मतलब 34 वह खर्च कर रहा होगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। 40 में से 6 बचा रहा है, इसका मतलब 34 वह खर्च कर रहा होगा। बात करते हैं सी की तरफ। सी कितना है, सी 75% है। सी का खर्चा कितना है, तो सी का खर्चा है 75%। ओके, बात करते हैं 75% की। सी की बात करते हैं 75% की, तो 75% को हम लिख सकते हैं 25 × 75, 3/4। 4 में से वह 3 खर्चा कर रहा होगा, दोबारा से लिख देते हैं। 4 इनकम है, 3 एक्सपेंडिचर है, 4 में से 3 खर्चा कर रहा है, इसका मतलब सेविंग कितने की कर रहा है, तो आप कहेंगे सर 1 की सेविंग कर रहा है। 1 की सेविंग कर रहा है, और 1 की सेविंग है कितनी, तो सेविंग दी हुई है उसकी 9, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 9 हो जाएगी। अगर मैं इनकम की बात करूं तो 9 चौक 36 हो जाएगा। 36 उसकी इनकम है, 36 में से वह 9 बचा रहा है, इसका मतलब 27 वह खर्च कर रहा होगा। ये सारी की सारी हमारी अनुपात में वैल्यू है, अनुपात में वैल्यू है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं, यहाँ तक ये प्रॉपर चीज़ें समझ में आती हैं। इसे थोड़ा सा साफ करने के लिए इसे मिटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आती है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं सर 25, 40 और 36 उनकी इनकम होगी तीनों की। अब हमें दिया हुआ है कि कुल आय ए बी सी की 6060 रुपये है, 6060 रुपये है। कितनी इनकम है तीनों की, 40, 20, 60, 5, 65, 65 और 6, 71, 81, 91, 101, 101 उनकी तीनों की 6060 यूनिट है। अगर मैं इसे काटूं तो वह कितनी बार काट सकता हूं, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 60, क्योंकि 101 छिक्का 660 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 60 हो जाती है। अब हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा है कि ए की आय ज्ञात कीजिए। 25, ए की आय कितनी है, 25, यही हम ज्ञात करनी है। 1 यूनिट की वैल्यू 60 है, तो 1 × 25। ये आपके लिए ही करनी पड़ती हैं चीज़ें। बार बार मैं करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, बार बार क्यों लिख रहा हूँ, 1 यूनिट की वैल्यू 60 है, 25 यूनिट की वैल्यू 25 की भी गुणा करके दिखा रहा हूँ, क्यों, आपको प्रॉपर चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। 25 0 0 हो जाएगा, और 25 छिक्के 150 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ए की जो इनकम है वह 1500 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया। क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, इसलिए थोड़ा सा मंदा करा, और आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं सर। अगला क्वेश्चन कहता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये लगा लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि 900 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि A/2 बराबर B/3 बराबर C/4 है, तब ए बी और सी द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। बहुत ही छुटकू सा सवाल है मियाँ, छुटकू में ये सवाल हैं हमारे। A/ कितना दिया हुआ है, जल्दी जल्दी बताएंगे। A/2 बराबर B/3 C/4। ठीक है, अगर टोटल की बात करें तो टोटल 900 रुपये को हमें इन तीनों में बांटना है। 900 रुपये को
टोटल इन तीनों में बांटना है। इसकी हम बात बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ पर देखते हैं। हमें इस क्वेश्चन में करने के लिए बहुत ही छोटी सी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। भाई अगर तीनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर हैं, a/2 b/3 बराबर c/4 है, तो मैं क्या बराबर इनके k लिख सकता हूँ। k लिख दो, x लिख दो, ab लिख दो, कुछ भी लिख दो, एक मेरे को यहाँ पर गुणन चाहिए। k लिख दिया। अगर मैं यहाँ से a की बात करूँ तो आप कहेंगे सर a/2 बराबर के k है, क्योंकि तीनों की तीनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर हैं और k भी सारे के बराबर है, तो भैया a/2 बराबर k लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर बिल्कुल, और a बराबर आ जाता है 2k। उसी प्रकार b/3 बराबर k, तो b बराबर 3k हो जाएगा। अगर मैं c की बात करूं, c/4 बराबर k, तो c बराबर 4k हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं सर बिल्कुल। अगर मैं तीनों के योग की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, जो कि 900 के बराबर दिया हुआ है। a बराबर 2k, b बराबर 3k, c बराबर 4k, तो 4 3 7 2 9, 9k, और 9k कितना हो जाता है 900। 9k बराबर कितना हो जाता है 900। k बराबर कितना हो जाता है 100। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। k बराबर कितना हो जाता है 100। अब हमसे पूछी है तीनों की अलग अलग यूनिट चाहिए, तो भैया आपको निकालने में कितनी देर लगेगी। सर a बराबर 2k है, k बराबर 100k है, इसका मतलब 2 × 100, 3 × 100 b की वैल्यू, और 4 × 100। चीज़ें यहाँ तक समझ में आती हैं। a बराबर कितना हो जाएगा 200, b बराबर 300, c बराबर 400। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आंसर, सी। कुछ करना था सवाल में, कुछ भी नहीं। तीनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर दे रखी थी, मैंने k के बराबर मान ली। उसके बाद में a की यूनिट की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू निकाली, a/2 बराबर k रख सकते हैं, तो a/2 बराबर k है, a बराबर 2k आया। इसी प्रकार b/3 बराबर k है, तो b बराबर 3k आया, c बराबर 4k आया। जैसे ही 4 3 7 2 9k बराबर 900, k बराबर 100, तो इसका बाद में a b c की अलग अलग वैल्यू फाइंड कर ली। चीज़ें समझ में आती हैं, किसी को बताना नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है। चिंटू भैया इन चीज़ों को सुधार लो तुम, हैं। चलो जी आगे बात करते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मैंने पहले ही वादा किया है, रोजाना पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, रोजाना पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, CGL मेंस का क्वेश्चन है सर, CGL मेंस का, और मैं इसको कराने में थोड़ी सी मेहनत आपकी लगाऊंगा ज़रूर, ठीक है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेवल पर चलेंगे, क्वेश्चन जरूर कराना था, क्या पता ऐसा क्वेश्चन टपक ही जाए, ठीक है। और हाँ, ज़्यादा अगर आपको नहीं समझ में आए तो लोड मत लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल लोड मत लीजिएगा। देखेंगे सर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। क्वेश्चन कहता है कि एक लड़का और एक लड़की पेंसिल से खेल रहे थे। लड़की ने पेंसिल को 2 भागों में तोड़ दिया, और लड़के ने यह देखा कि इन 2 टुकड़ों का अनुपात वही है जो अनुपात पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। तो लड़की ने पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा था। कितना प्यारा क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन में डिजिट नहीं दी हुई है, सबसे बड़ी बात तो ये है, और उसके बाद में डिजिट में आंसर पूछ रहा है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन देखेंगे, √5 + 1 अनुपात 2, √5 + 2 अनुपात 4, √5 + 6 अनुपात 3 एंड √5 + 5 अनुपात 2। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। देखिए सर, क्वेश्चन कहता है एक लड़की था, एक लड़का था, एक लड़की थी और एक लड़का था, दोनों एक पेंसिल से खेल रहे थे। भैया एक पेंसिल थी बड़ी प्यारी सी, लेकिन लड़कियां क्या करती हैं, केवल पेंसिल ही नहीं तोड़ती है। समझने वाले समझ गए होंगे, हैं। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक पेंसिल है हमारे पास में, लड़की को क्या मन किया कि इस पेंसिल को तोड़ देते हैं। इस पेंसिल को उसने 2 भागों में तोड़ा, एक भाग बड़ा वाला और एक भाग छोटा वाला। उम्मीद करता हूँ चीज़ें यहाँ तक समझ में आती हैं। एक बड़ा पेंसिल थी, उसको 2 भागों में तोड़ा, एक भाग बड़ा है, एक भाग छोटा है, लेकिन लड़का बड़ा समझदार निकला जी। लड़के ने क्या कहा कि भैया जो पेंसिल के बड़े टुकड़े का अनुपात छोटे टुकड़े के साथ था, वही अनुपात पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ था। नहीं समझे ना, बिल्कुल नहीं समझे, कोई बात नहीं। मैं मान लेता हूँ अपनी तरफ से बड़े टुकड़े का वैल्यू x और छोटे टुकड़े की वैल्यू 1,
क्यों? क्योंकि मेरे को डिजिट में आंसर चाहिए। एक मैंने अपनी तरफ से वेरिएबल ले लिया, एक अपनी तरफ से डिजिट ले ली, जिससे हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल आए बस। लड़के ने देखा कि बड़े टुकड़े का अनुपात छोटे टुकड़े के साथ वही है। क्या कहा? दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दो टुकड़ों का अनुपात वही है जो अनुपात पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। बड़े टुकड़े का छोटे टुकड़े के साथ अनुपात वही है सर जो अनुपात पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ तक चीज़ समझ में आती है? बड़े टुकड़े का अनुपात छोटे टुकड़े के साथ, x का अनुपात 1 के साथ वही है जो पूरी पेंसिल का अनुपात। अब एक बात बताइए, बड़ा टुकड़ा x है, छोटा टुकड़ा 1 है, अगर पूरे पेंसिल की बात करें तो x + 1 हो जाएगा। पूरी पेंसिल का अनुपात बड़े टुकड़े के साथ है, बड़े टुकड़े का मान है x। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती। अगर आप यहाँ x की वैल्यू निकाल पाए तो हमसे पूछा है लड़की ने पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा था। x की वैल्यू निकाल लीजिए सर, आपको चीज़ें अपने आप खुद पे खुद समझ में आ जाएंगी। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन को करने के लिए हमें x² इधर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी x + 1। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ x² - x - 1 बराबर के 0 हो जाएगा। सर यहाँ पर सवाल फंस गया, सर यहाँ पर सवाल फंस गया। अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? बढ़ेंगे सर, बढ़ेंगे। मैथ में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका तोड़ ना हो। बिल्कुल सही बात है। हमारे गुरुदेव रहा करते थे, वंस अपॉन ए टाइम गुरुदेव, एक गुरुदेव थे जो कि ख़त्म हो गए। उन्होंने कहा श्रीधराचार्य जी ने कि मेरे पास में एक इस टाइप के क्वेश्चन को तोड़ने का एक तोड़ा है। कैसे? कि श्रीधराचार्य का सूत्र कहता था सर कि भैया हमारे पास में -b का प्लस माइनस रूट में होता है b² - 4ac अपॉन के 2a। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं या नहीं? सर बिल्कुल भी नहीं आती। जिसने मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ी बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी। अगर जिसने बिल्कुल भी मैथ पे ध्यान दिया है तो सर ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है, 7th क्लास की मैथ उठा के देख लेना, ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला है। ओके, बात करते हैं सर यहाँ पर हमारे पास में कहीं पर भी मेरी इक्वेशन जो बनी हुई है उसमें a b c नहीं है, लेकिन श्रीधराचार्य जी ने कहा कि मेरे को तो आंसर a b c में ही चाहिए भैया। तो आप कहेंगे सर जी मैं आपसे कहूँ कि भैया a मेरा यहाँ पर है, a मेरा यहाँ पर है, b मेरा यहाँ पर है और c मेरा यहाँ पर है। आप कहेंगे सर अब भी मेरे को चीज़ें समझ में नहीं आई। अब की बार में हम प्रॉपर तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ देंगे। भाई -b की वैल्यू चाहिए मुझे, माइनस मेरे पास में है। एक काम करते हैं, हमारे पास में माइनस है, हमें b की वैल्यू चाहिए, b मेरा यहाँ पर है। आप कहेंगे सर x का गुणनखंड मेरे को हल्का हल्का समझ में आ रहा है कि -1 है, -1 है। बिल्कुल लेवल डाउन कर दिया है सर, बिल्कुल 6 क्लास लेवल कर दिया है। कैसे? b की वैल्यू x का गुणनखंड -1 है, -1। तो भैया -1 b की वैल्यू -1 रख दी और यहाँ पर हमारे पास में b², यहाँ पर हमारे पास में प्लस माइनस है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। b² फॉर्मूले में दिया है, b की वैल्यू -1 है तो -1 का होल स्क्वायर कर देंगे, -4 गुणे a की वैल्यू हम यहाँ से लेके आएंगे, a की वैल्यू x का गुणनखंड 1 है 4a और c की वैल्यू मुझे चाहिए, c की वैल्यू यहाँ पर -1 है। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ चीज़ें यहाँ तक समझ में आती हैं। बात करते हैं इसको सॉल्व करने की। ये माइनस है, ये माइनस है, -b प्लस -b² - 4ac। बिल्कुल सही बात है। ये कितना है? तो आप कहेंगे सर ये हमारे पास में माइनस है और ये कितना है 1 प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या स्क्वायर होता है? नहीं ना, यहाँ पर हमने स्क्वायर क्यों लिखा हुआ है? बिल्कुल गलत बात है। माइनस है, b की वैल्यू -1 है तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। 1 प्लस माइनस रूट में कितना हो जाएगा? -1 का स्क्वायर 1, माइनस है इधर, ये माइनस है तो माइनस की गुणा माइनस में करेंगे प्लस, 4 एकम 4 एकम 4 तो ये कितना हो जाएगा 4 बटे के कितना होता है 2a। यहाँ पे बटे के 2 हम a लिखा देंगे
2 गुणे और a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू 1 है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अगर मैं बात करूँ 2a 2 गुणे 1, ठीक है, 2 गुणे 1। अब बात करते हैं 1 प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 बटे के 2। अब आप एक बात बताएंगे, रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है? मैं आपसे पूछूं रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है? आप बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है। इतना तो आपको प्रॉपर तरीके से बताना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर रूट 4 की वैल्यू होती है 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है? रूट 4 की वैल्यू 2 होती है। अब आप मुझे इतना बताइए कि जैसे ही रूट 4 की वैल्यू 2 होती है जो कि 1 से बड़ी होती है, ठीक है, तो रूट 5 की वैल्यू तो और थोड़ी सी बड़ी होगी। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं 1 में से इनका अलग अलग रूट लिख लेते हैं, 1 माइनस रूट 5 बटे 2। एक तो यहाँ पर प्लस माइनस है तो एक माइनस मैंने यहाँ पर ले लिया और यहाँ पर आएगा 1 प्लस रूट 5 बटे 2। अगर मैं आपसे कहूँ कि दोनों रूटों में से कौन सा रूट मेरा अपना वाला है, तो आप कहेंगे सर 1 में से एक में से हम थोड़ी सी बड़ी संख्या को घटा रहे हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू तो माइनस में आएगी, जो कि होती है इमेजिनरी। ठीक है, तो इसकी तरफ हम ध्यान नहीं देंगे। हमारी अगली जो वैल्यू होती है वो होती है रूट 5 प्लस 1 बटे के 2, और यही इस सवाल का आंसर है जो कि मेरे पास में दिया हुआ था x बराबर। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा? अगर मैं अनुपात की बात करूं तो वो हो जाएगा रूट 5 प्लस 1 अनुपात के 2। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से मैं समझा पाया। क्वेश्चन हल्का सा हार्ड था, मैं मानता हूं CGL मेंस का सवाल था बिल्कुल, लेकिन आप इस पे यदि अपना एफर्ट लगाएंगे तो आपके दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि क्वेश्चन में एक भी डिजिट हमें दी नहीं हुई है और उसके बाद भी हमसे डिजिट में आंसर पूछ रहा है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। एक पेंसिल थी, 2 भागों में तोड़ी, एक बड़ा भाग था, एक छोटा भाग था। बड़े भाग का अनुपात छोटे भाग के साथ में वही था जो पूरी पेंसिल का अनुपात बड़े भाग के साथ था। ठीक है, हमने अनुपात रखा, हमारे यहाँ पर एक इक्वेशन बनी। इक्वेशन को हमने किस गुरुदेव के साथ में तोड़ा? श्रीधराचार्य जी के साथ में। उन्होंने कहा था -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac रूट में अपॉन के 2a। उसके बाद में जैसे ही हमने BAC की वैल्यू लगाई हमें यह आंसर मिला। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया। आज की 4th क्लास में रेशो एंड प्रोपोर्शन की में लास्ट वाला जो सवाल था वाकई में सर ने इतना हाई लेवल का करा दिया, हम उस लायक थे नहीं। ऐसी बात नहीं है दोस्तों, कोई भी बच्चा हर लेवल के लिए है, मैं तो ये मानता हूँ। अगर 6th क्लास का बच्चा भी कंपटीशन की लाइन में है तो वह भी चीज़ों को समझ सकता है, बशर्ते समझने की भावना चाहिए। आप किसी से कम नहीं हो, किसी को भी अपने से ज़्यादा ना समझें और अपने को किसी से भी कम ना समझें। ठीक है, यहाँ पर चीज़ों को इन्हीं को आसान बनाते हुए मैं आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि आपको क्लास समझ में आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कलश कोचिंग क्लासेस को आप विपिन कुमार के साथ में पढ़ रहे हैं। मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस आज की पाठशाला को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।